देखो क्या कहता है पहला क्वेश्चन। द फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इज 12 हर्ट्ज। इट्स एम्पलीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर दिया है। इट्स इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज 2 सेंटीमीटर टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। राइट इट्स इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। सो हमें क्या दिया है, अगर इस प्रकार से कोई एसएचएम का पाथ है, पार्टिकल इज एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर है। सो हमें दिया है कि 4 सेंटीमीटर रहने वाला है एंड its initial displacement is 2 सेंटीमीटर towards पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। पार्टिकल इनिशियली यहाँ पर है 2 सेंटीमीटर पर और ये 4 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड है, ठीक है। और आपको कहा है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है 12 हर्ट्ज, दैट इज 1/t इक्वल टू 12 हर्ट्ज। क्या यहां से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी? सो ये आपको देने वाला है 1/2π/ओमेगा इक्वल टू 12। देयरफॉर ओमेगा इक्वल टू 24 पाई। क्या ये ध्यान में आया क्या? सो ओमेगा मिल गया, ए मिल गया। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होता है, एक्स टी इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस पाई। पाई बाकी है, फाई के बारे में बता दूं कितनी रहेगी फाई की वैल्यू। कौन बता सकता है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पाई? सर π/3। कैसे पता चलेगी? कैसे पता चली? तो देखो एट स्टार्ट x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। सो पुट करते हैं यहां पर और ये +2 है, हाँ, बिकॉज इट इज टुवर्ड पॉजिटिव एक्सट्रीम। नाउ पॉजिटिव नेगेटिव इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इनिशियल फेज अपने को पता चलनी चाहिए। सो पुट करो ये, दैट इज 2 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना है हमारा एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर कॉस ऑफ टी की वैल्यू 0 है, ओमेगा इंटू 0 प्लस पाई। ये आपको देने वाला है 1/2 इक्वल टू कॉस पाई। दिस इंप्लाइज पाई इक्वल टू किसका कॉस 1/2 होता है, π/3 60 डिग्री का। और इसलिए हमारा इक्वेशन हो जाएगा xt इक्वल टू 4 सेंटीमीटर बिकॉज एम्पलीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर कॉस ऑफ ओमेगा की वैल्यू है 24 पाई इंटू टी प्लस π/3। आया क्या ध्यान में? दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। सर आपण आता काय सॉल्व करतोय? आपल्याला सांगितलं होतं राइट इट्स इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। सर ते नाही प्रॉब्लेम सेट की म्हणजे काय? नहीं, दीज आर सम एडिशनल क्वेश्चंस। प्रॉब्लम सेट मैंने आपको ऑलरेडी ग्रुप पर शेयर कर दिया है, जो आप कोशिश करो उसकी, ठीक है। दीज आर सम एडिशनल प्रॉब्लम्स, ओके सर। ठीक है। क्या आया क्या ध्यान में? यस सर।
अगर ये ध्यान में नहीं आ सकता है या इसके लिए कोई दिक्कत है तो सम ऑफ यू कैन थिंक अबाउट रेफरेंस सर्कल कि 2 सेंटीमीटर ये ऐसा रहेगा ना, अब ऐसा कब होगा कि ये प्रोजेक्शन यहां पर आने वाला है? ठीक है, तो आपको पता है कि अरे सर ये तो आपको पता है 60 डिग्री जब फाई रहेगा तब हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड रहने वाला है। ठीक है, फटाक से फाई की वैल्यू आ जाएगी, या फिर मैथमेटिकली इस प्रकार से वैल्यू पुट करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। क्या क्लियर है क्या? यस। ठीक है, चलो। तो देखो सेकंड क्वेश्चन ऐसा ही है। A particle performing SHM with frequency 5 Hz and amplitude initially in the positive extreme position. Write the equation for displacement. ठीक है, क्वेश्चन 3 करते हैं। 2 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, we will do question 3. क्या दिया है? 2 particles executing SHM of same amplitude and frequencies, same amplitude and frequency on parallel lines. They pass one another when moving in opposite direction. Each time their displacement is 1/3 of their amplitude. जब इसकी डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड की 1/3 होगी तब ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। किसी को कुछ आइडिया है क्या? सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब क्या हो गया? टाइम पीरियड इज ऑल्सो सेम, और ये अगर इस प्रकार से दो पैरेलल लाइंस पर है so they cross each other, they pass one another when moving in opposite direction. Moving in opposite direction. Each time their displacement is 1/3 of their amplitude. एम्पलीट्यूड के 1/3 जब डिस्प्लेसमेंट रहती है तब ये दूसरे को क्रॉस करते हैं। द ओनली डिफरेंस इज दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो देखो इसे आप दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। पार्ट 1 जहां पर अपन कॉमन सेंस के बारे में बात करेंगे। सेम एम्पलीट्यूड है, सेम एम्पलीट्यूड है ना, अगर एम्पलीट्यूड सेम है, जस्ट एक मिनट, एम्पलीट्यूड सेम है मतलब वी कैन कंसीडर दे आर मूविंग ऑन अ सेम सर्कल। ठीक है, और अभी क्या कहा है हमें? दे क्रॉस ईच अदर व्हिल मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। सो देखो अगर ये पार्टिकल 1 है, ये इधर घूम रहा है, और ये दूसरा पार्टिकल 2 ये इस प्रकार से रहेगा। इनके प्रोजेक्शन इस प्रकार से आ जाएंगे।
कितना है? डिस्प्लेसमेंट इज 1/3 ऑफ एम्पलीट्यूड a/3। तो दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस रहने वाला है वो फेज डिफरेंस आपको पूछा है। ठीक है, यहां से आपको ध्यान में आ जाएगा। क्या ठीक है क्या? क्या ये एंगल हमें मिल पाएगा फाई? आप यहाँ पर कहोगे, देखो, इफ दिस इज एम्पलीट्यूड बाय 3, तो cos phi is adjacent which is a/3 upon a, that is 1/3। ठीक है, ऐसे केसेस में आपको जो cos इनवर्स लगने वाला है उसकी वैल्यू दी हुई रहेगी क्वेश्चन में। ठीक है, cos इनवर्स 1/3 आता है 70.52 डिग्री। ये टोटल एंगल, इसमें फेज डिफरेंस कितना है? एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के कितने आगे है? आप कहोगे फेज डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल is 2 phi, that is 2 times of कितना आने वाला है ये? 141.4 डिग्री। कुछ भी नहीं, जिसको क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंखों के सामने आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, वो इसके बारे में लिख पाएगा। सर, इज देयर एनी अदर वे? किसी के दिमाग में अभी तक कुछ आया? दूसरा अनदर वे क्या हो सकता है? कोई बता सकता है? इज देयर एनी अदर वे? ये सबसे आसान तरीका यही है इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका हो सकता है, आप एक्चुअली इक्वेशन लिखोगे। ठीक है, xt की वैल्यू लिखकर आप इक्वेशन लिखोगे। पहले v लिखोगे, v से फाई निकालोगे। एक की वेलोसिटी रहेगी पॉजिटिव, एक की वेलोसिटी रहेगी निगेटिव। ठीक है, और वहां से फाई की वैल्यू निकालोगे। क्या सही है? क्या दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी क्या? देखो, हमारे वेलोसिटी का रिलेशन है v इक्वल टू माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ये v डिपेंड करती है सिर्फ पोजीशन पर। इफ दे आर एट सेम पोजीशन, उनकी वेलोसिटी सेम रहेगी। वन पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, उसकी वेलोसिटी नेगेटिव। इफ अनदर इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, दूसरा वेलोसिटी, इसका इक्वेशन है माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, अब यहां से आप दोनों वेलोसिटीज को इक्वेट करके फिर फाई की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो, एक तरीका मैंने आपको बताया, दूसरा तरीका आपके लिए छोड़ा है। ठीक है, आगे जाते हैं। अब क्वेश्चन कौन सा सॉल्व करें? 4 कर लें? 7 करना है? 7 कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4, 5 और 6 में से 6 देख लेते हैं। पहले बार हमें y वाला इक्वेशन मिला है। क्या दिया है? The displacement y in centimeter is given in terms of time t seconds by the equation y equal to 3 sin 314t plus 4 cos 340t, the amplitude of SHM। इस SHM का एम्पलीट्यूड बता दो। चलो, बढ़िया क्वेश्चन है ये। कौन बताएगा इस SHM का एम्पलीट्यूड? देखो क्या कह रहे हैं हम, दिस मोशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 SHM। दो मोशन साइमल्टेनियसली होती है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सुपरपोजिशन।
ठीक है, सुपरपोजिशन हो रहा है। नॉट ओनली दैट, दोनों का भी टाइम पीरियड सेम है। इफ दैट इज द केस, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय ए इक्वल टू पहले मोशन के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे मोशन के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, इसका रूट। सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। आंसर आ जाएगा 9 प्लस 16 25, 25 का रूट आता है 5। So resultant amplitude is 5 सेंटीमीटर। सही है? ओके सर। चलो आगे कौन सा कहा था? क्वेश्चन 7। सर 7। हाँ 7 करते। तो देखो क्या कहा है, क्लॉक एस इज बेस्ड ऑन ऑसिलेशन ऑफ ए स्प्रिंग। सो कैन आई राइट फॉर क्लॉक एस, जो टाइम पीरियड रहेगा ये स्प्रिंग के कारण 2 पाई बाय ओमेगा ऐसा हम लिखने वाले हैं। एंड ये आने वाला है 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू होती है अंडर रूट के बाय एम, तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू एम बाय के। क्या सही है क्या? द सेकंड क्लॉक इज बेस्ड ऑन मोशन ऑफ पेंडुलम। सो पी के लिए आप लिख सकते हो टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। So now on a planet having same density as Earth but twice the radius, इस क्लॉक के लिए कुछ चेंज होने वाला है? 2 पाए तो जैसे कि वैसे ही रहते हैं सर। मास चेंज होगा क्या? प्लैनेट चेंज हो गया तो अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट बॉडी का चेंज होगा, प्लैनेट चेंज हुआ तो नहीं। स्प्रिंग की प्रॉपर्टी के इट इज अगेन कांस्टेंट, वो भी चेंज नहीं होने वाली है। फिर यहां पर क्या चेंज हो सकता है? यहाँ पर चेंज हो सकता है छोटा जी, एल तो वही रहेगा। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट छोटा जी। छोटा जी के बारे में कुछ पता है आपको? क्या रिलेशन होता है इसका? छोटा जी विल बी जीएम अपॉन आर स्क्वेयर। क्या सही है? अब देखो यहाँ पर रेडियस एंड डेंसिटी पिक्चर में आई है। सो मुझे ये इक्वेशन को रेडियस एंड डेंसिटी के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सो डेंसिटी ये हो जाएगा जी एम अपॉन वॉल्यूम इंटू आर स्क्वेयर। वॉल्यूम है तो यहाँ लिखना पड़ेगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। व्हाट इज मास अपॉन वॉल्यूम? व्हाट इज मास अपॉन वॉल्यूम? डेंसिटी। ये आर स्क्वेयर इस आर क्यूब में के आर स्क्वेयर को खाएंगे, सिर्फ आर बचेगा। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई इंटू जी, 4/3 पाई इंटू जी इंटू डेंसिटी इंटू आर। ये कांस्टेंट है। सो जी की वैल्यू डिपेंड करती है डेंसिटी एंड आर पर। अब देखो डेंसिटी सेम है और रेडियस डबल हो गई, तो जी की वैल्यू बढ़ेगी या कम हो गई? So G on earth equal to, yeah, is proportion. I will write G is proportional to rho into R. Therefore, G on earth upon G on planet equal to density on earth and radius of earth divided by density of planet into radius of planet। डेंसिटी ऑफ अर्थ ये रो है, रेडियस आर है। प्लेनेट की डेंसिटी सेम है बट रेडियस इज 2 टाइम्स आर। दिस इज 1/2। देयरफॉर डेंसिटी जी ऑफ प्लेनेट इज 2 टाइम्स जी ऑफ अर्थ। सो जब अर्थ ये प्लेनेट पर जाएंगे तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2GE आ जाएगा। सो डिनोमिनेटर बढ़ गया, मतलब इसकी वैल्यू छोटी हो गई, तो टाइम पीरियड छोटा हो जाएगा। टाइम पीरियड छोटा हो गया
तो P का 1 घंटा जल्दी होने वाला है, P का 1 घंटा जल्दी होगा, मतलब P विल रन फास्टर देन S। आया क्या ध्यान में? ठीक है, टाइम पीरियड छोटा हो गया, टाइम पीरियड छोटा मतलब P की एक साइकिल जल्दी खत्म हो रही है, P की एक साइकिल जल्दी खत्म होगी मतलब P जल्दी जल्दी 1 घंटा बताएगा। ठीक है, अथर्व क्या दिक्कत है? अगर आप शायद से और बेसिक में जाओगे तो ये पिक्चर क्लियर होना चाहिए। देखो, ये अगर कोई पेंडुलम है तो इसका रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, हमने देखा था, ये टेंशन रहेगा, ये इसका वेट रहेगा mg, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा रहेगा, सो ये mg cos थीटा एंड ये mg sin थीटा। तो देखो, ये रिस्टोरिंग फोर्स इस केस में डिपेंड करता है, मास तो कांस्टेंट रहेगा इस g के वैल्यू पर, और यहां से हमें ध्यान में आ रहा है कि g की वैल्यू डिपेंड करती है डेंसिटी एंड r पर। अगर इसमें से एक भी वैल्यू बढ़ती है तो g की वैल्यू बढ़ेगी। द वैल्यू ऑफ g इज मोर ऑन प्लैनेट। ग्रेविटेशन को याद करो, प्लैनेट पर g की वैल्यू ज्यादा है तो रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा है, रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा है तो उसका एसिलरेशन ज्यादा रहेगा, एसिलरेशन ज्यादा रहेगा तो वो जल्दी जल्दी मोशन कंप्लीट करने वाला है, मतलब इसकी 60 साइकिल्स कम समय में कंप्लीट होगी कंपेयर टू इसकी 60 साइकिल्स, क्योंकि इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स रहता है माइनस के एक्स। अब के भी फिक्स है तो के की वैल्यू प्लैनेट पर लो या अर्थ पर लो, कहीं पर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो इसका टाइम पीरियड सेम रहेगा, वाइल इसका टाइम पीरियड छोटा हो जाएगा। टाइम पीरियड छोटा मतलब इसका 1 घंटा जल्दी होगा, बिकॉज 60 साइकिल्स आर कंसिडर्ड टू बी 1 मिनट या 1 आवर। सो ये जल्दी जल्दी घूमेगा। सो पेंडुलम वाला क्लॉक कौन सा है? P is based on motion of pendulum. So pendulum वाला clock will run faster. क्या आया है क्या अभी ध्यान में? ठीक है, so देखो, such kind of questions are challenging. क्यों चैलेंजिंग है ये बताइए जरा मुझे। कौन बता सकता है क्यों चैलेंजिंग है ये? फर्स्ट, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है भगवान को पता है, ये उसको ही पता रहेगा जिसको ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद अरे टाइम पीरियड के बारे में कुछ कहा है ये ध्यान में आएगा। सेकंड, ये कौन से चैप्टर में पढ़ते हो आप? 2 पाई अंडर रूट m बाय k। कौन से चैप्टर में पढ़ते हो ये ऑसिलेशन में पढ़ते हो। भाई ये कहाँ पर पढ़ते हो? ग्रेविटेशन। दो चैप्टर को साथ में लाना हमें इसकी बिल्कुल ही आदत नहीं रहती। अभी एक्चुअली 1 साल के बाद आपको हुई है, बट अदरवाइज वी आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस। ऑसिलेशन है ना आपके दिमाग में, इफ यू आर फॉर्मूला रट्टू काइंड ऑफ पर्सन, आपके दिमाग में ऑसिलेशंस के ही फॉर्मूले चलेंगे। ऑसिलेशन के फॉर्मूलों में ये जी का फॉर्मूला आता ही नहीं है कहीं पर, और ऐसे कारण फिर वो एक ब्लॉकेज, मेंटल ब्लॉकेज तैयार हो जाता है। ठीक है, एंड हेंस ऐसे वक्त जिसको ओवरऑल पिक्चर, मतलब शायद से मैंने आपको ये कभी बताया होगा या नहीं मुझे याद नहीं, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते वी शुड हैव द एबिलिटी टू जूम आउट ऑफ द सिलेबस। जूम आउट मतलब आपको पता है जूम इन जूम आउट कैसे होते हैं। एक आधा कंसेप्ट हम बहुत डिटेल में जाकर पढ़ते हैं,
पर फिर वहां से बाहर निकलना और एकदम ऊपर से देखना। ठीक है, ऊपर से देखना मतलब क्या, 3-4 चैप्टर को साथ में समझने की कोशिश करना। और ये उस कैटेगरी का क्वेश्चन है जहां पर 2-3 चैप्टर के कंसेप्ट साथ में यूज होते हैं। अगेन इसमें और एक ट्रिकी पार्ट जो है, जी का जो फॉर्मूला है, इट इज जनरली वी यूज gm अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर डेंसिटी आई है, सो दिस इज लाइक अवर स्किन, देयर आर मल्टीपल लेयर्स ऑफ कंसेप्ट्स। ठीक है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन कुछ लोगों को ट्रिकी लगते हैं, बट अगर आपको थ्योरी पर स्ट्रॉन्ग होल्ड है तो ये चीजें आपको आराम से आ जाएगी। चलो अब कौन सा क्वेश्चन करें, क्वेश्चन 9 कर ले या क्वेश्चन 8 करें, आप बताओ। सर क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 करें, चलो ठीक है। देखो क्या कहा है, two particles undergo SHM along the same line with same time period t and equal amplitude। ओके बहुत बढ़िया, इसके पहले जैसी केस आ गई। क्या क्या सेम है, सेम टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड, दैट इज टी ए, और टी सेम है तो कौन सेम रहता है, ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई/टी। ये सभी कैसे है, नहीं लिखना चाहिए हमको, टी ए एंड ओमेगा आर इक्वल फॉर बोथ द केसेस। At a particular instant, one particle is at x equal to minus a and the other is at x equal to 0. They move in the same direction. They will cross each other at, वो एक दूसरे को कब क्रॉस करने वाले हैं। देखो दो ऑप्शन टाइम पीरियड वाले हैं, दो ऑप्शन पोजीशन वाले हैं, देखते हैं। हाँ मुझे तो इंटरेस्ट आ रहा है इस क्वेश्चन करने में, कोई बताएगा क्या कैसे करेंगे। कहां पर है एक पार्टिकल, x इक्वल टू माइनस ए पर, दूसरा पार्टिकल कहां पर है, x इक्वल टू 0 पर। दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, तो वो एक दूसरे को कब क्रॉस करने वाले हैं। सो ऑब्वियसली अब जो माइनस ए वाला है वो लेफ्ट में नहीं जा सकता है, तो बोथ ऑफ दिस पार्टिकल मस्ट बी मूविंग टुवर्ड्स राइट। क्या इतनी बात समझ में आई क्या, यस सर। और ये तो बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। अब देखो एक चीज हमें पता है, माइनस ए टू ओरिजिन पर आने के लिए जितना समय लगता है उतने ही समय में ये ओरिजिन से प्लस ए पर आएगा। हाँ सर बिल्कुल सही है, और इसके लिए कितना समय लगेगा, t/4, ये भी आपको पता है। सो आफ्टर t/4 ये पोजीशन रहने वाली है। अब ये राइट में जाएगा और ये लेफ्ट में आना शुरू करेगा। ठीक है, अब देखो यहां से यहां पहुंचने के लिए अगेन t/4 टाइम लगता है, और यहां से यहां पहुंचने के लिए अगेन t/4 टाइम लगता है, बट दिस मोशन इज एक्सीलरेटेड मोशन। सो अब ये कब क्रॉस करने वाले हैं, ऐसा सवाल है। कोई बता सकता है कब क्रॉस करेंगे, इस पार्टिकल के लिए आफ्टर t/12 टाइम ये कहां पर पहुंचा होगा, t/, आफ्टर इस यहां से t/12 के बाद ये कहां पर पहुंचा होगा,
देखो अब इन्होंने एक दूसरे को क्रॉस करना है, तो ऑब्वियसली वो सेम पोजीशन पर आने चाहिए, ठीक है। सो ये एक सेम पोजीशन पर आने के लिए इनको कितना समय लगेगा? तो देखो अब आपको वो पार्ट याद आना चाहिए, यहाँ से t/12 समय के बाद ये कहाँ पर पहुंचता है, यहाँ पर स्पीड मैक्सिमम। सो यहाँ से t/12 समय के बाद ये इस पोजीशन पर पहुंच जाएगा, विच इज हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, और यहाँ से t/6 समय के बाद ये हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड तक पहुंचता है, और t/12 प्लस t/6 ये आता है 3t/12 दैट इज t/4 टाइम। सो ये तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इनको ये इस पोजीशन पर आने के लिए एक को t/12 समय लगने वाला है, एक को t/6 समय लगने वाला है, सो ये पॉसिबल नहीं है। फिर ये कब क्रॉस करेंगे? पोजीशन अगर हम बता पाए तो अपने को अभी पोजीशन बतानी पड़ेगी कि ये कब क्रॉस करने वाले हैं। कैसे बताओगे बताओ? t/4 से तो ज्यादा आंसर रहना चाहिए, ये तो पक्के से हमें ध्यान में आ गया। कहाँ क्रॉस करने वाले हैं ये बताना पड़ेगा, ठीक है। देखो क्या कहा, एक्सट्रीम से मीन पोजीशन t/4 समय, उतने ही समय में ये मीन से एक्सट्रीम पर पहुंच गया t/4 समय। अब एक्सट्रीम वाला पार्टिकल टुवर्ड्स मीन पोजीशन आएगा, मीन पोजीशन वाला पार्टिकल एक्सट्रीम पर जाएगा। ये तो यूसीएम है, सर्कल पर अगर पार्टिकल घूमता है तो। सो आफ्टर इक्वल इंटरवल t/8 समय के बाद जब इसने 45 डिग्री का एंगल कवर किया होगा, आधे रे में रहेगा, तो ये पार्टिकल एक दूसरे को मिलने वाले हैं। ये इधर से आ रहा है, ये इधर से जा रहा है, सो ये एंगल रहेगा फाई। सो पोजीशन आ गई a cos फाई दैट इज a/√2। टाइम कितना लगेगा? t/4 प्लस t/8, सो 3t/8, ठीक है।